हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। अब प्रेसिपिटेशन एक प्रकार की बारिश है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश वर्ड एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी ही गिरेगा। गिरने को बादलों से कुछ भी गिर सकता है। तो हम लोग सिर्फ रेनफॉल या बारिश वर्ड यूज़ ना करके ज्योग्राफी में प्रॉपर तरीके से हम लोग जो बोलते हैं और बोलना चाहिए हमें प्रेसिपिटेशन। फिर हमें सामने वाले से पूछना चाहिए कि आप कौन सी प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर रहे हो। स्नोफॉल के बारे में बात कर रहे हो, हेल स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, स्लीट स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हो, क्या है। तो देखो, जब वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है अलग अलग फॉर्म के अंदर और जब वो गिरता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये क्यों होता है? हर एक बादल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट जमा होते रहते हैं, जब उसका ड्यू पॉइंट पहुंच जाता है, यानी कि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाती है, इट बिकम्स सैचुरेटेड एंड इट स्टार्ट्स टू फॉल्स। हैंस दे फॉल ऑन द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो फैक्टर्स होती हैं जो कि प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं अलग अलग फॉर्म के, कि जो बादलों से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगी तो वो किस फॉर्मेट के अंदर गिरेंगी। बर्फ़, ओले, कील वाली बर्फ़, या फिर पानी किस फॉर्म में अंदर गिरेगी, या फिर रिमझिम बौछारें होंगी पानी की हल्की फुल्की, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिजल। तो वो क्या होगी, किस मतलब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एल्टीट्यूड पर, क्लाउड टाइप पर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर और प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के ऊपर। मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ड्रिजल, रेन, स्लीट, स्नो एंड हेल। ड्रिजल, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स फॉलिंग ऑफ न्यूमरस यूनिफॉर्म माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मैंने आपको बोला ना, रिमझिम सिर्फ बौछारें होंगी, सिर्फ पानी गिरेगा हल्का सा, और वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी विद द डायमीटर ऑफ लेस देन 0.5 मिलीमीटर। और जब ये गिरे लो क्लाउड से तब आप इनको कहते हो ड्रिजल। कभी कभार ड्रिजल जो है दे आर कंबाइंड विद फॉग एंड हेंस दे रिड्यूस विजिबिलिटी। और फिर ये आपकी गाड़ी वगैरह के शीशों पर क्या पैदा करती हैं? कभी कभार ओस, है ना, वो जम जाता है ना, जिससे हम लोग फिर कभी देखा होगा आपने, जैसे सुबह सुबह गाड़ियों पे ओस जमी रहती है सर्दियों में, आप फिर फिंगर्स का यूज़ करके कुछ लेटर लिखते हो या कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते हो, वो चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, आज आपने प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज आपने एक रूल ये सीखा कि जो ड्रिजल जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लो क्लाउड्स। यानी कि अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं प्रीवियस डिस्कशन के साथ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ड्रिजल कौन से बादल गिराएंगे? या तो स्ट्रेटोक्यूमुलस, या स्टेटस, या क्यूमुलस, है ना। क्यूमुलोनिम्बस भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं, हैवी रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो यहाँ से ड्रिजल तो नहीं होगा सिर्फ, है ना। लेकिन लो क्लाउड्स आप याद रखो कि लो क्लाउड जो है वो जो ग्राउंड लेवल से जो शुरू होते हैं एक तरीके से, और फिर वो 25 किलोमीटर के हाइट पर जाते हैं। 25 किलोमीटर को तो छोड़ दो, अभी ग्राउंड लेवल पर जो क्लाउड्स होंगे वो करवाएंगे ड्रिजल। फिर होती है रेन, या जिसको हम बोलते हैं रेनफॉल। इट इज़ अ मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऐसे एरिया में, ऐसे इलाकों में हैविंग टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। इट अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अबंडेंट मॉइस्चर इन द एयर एंड डायमीटर जो होती है रेन ड्रॉप की इट इज मोर देन 5 मिलीमीटर, जबकि ड्रिजल की कितनी थी? 0.5 मिलीमीटर। तो ड्रिजल को अब दिखाना या ऐसे बताना थोड़ा सा अजीब है। जब बिल्कुल एकदम लाइट बारिश हो रही होती है, एकदम लाइट, देख पा रहे हो, ये हल्की हल्की बस बहुत गिर रही है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक गिर रही है इसलिए वो आसपास के इलाके को गीला बना रही है।
मैं कल आपको बता रहा था ना कि सर्दियों में जो जाती हुई जो बारिश होती है, मतलब जो 4-5 दिन के लिए जो आती है, फिर वो जिसका जिसका कनेक्शन मेटेरियन सी के साथ होता है, तो वो ड्रिजल ही होती है जो 4-5 दिन के लिए हो रही होती है। ठीक है। रेनफॉल तो आप जानते हो। स्लीट स्टॉर्म, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेरी गुड। स्लीट refers to precipitation in the form of pellets made up of transparent and translucent ice. ये जो precipitation होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, और जब ये ज़्यादा गिरे तब आप ये बन जाता है स्लीट स्टॉर्म। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं स्लीट की। स्लीट आपकी होती है कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। ठीक है। फिर बात करें अगर स्नो की, स्नोफॉल, ये तो सॉफ्ट कॉटन की तरह होती है। इट इज़ फाउंड व्हेन कंडेंसेशन अकर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज़ द प्रेसिपिटेशन ऑफ ओपेक एंड सेमी ओपेक आइस क्रिस्टल्स। जब ये क्रिस्टल्स होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, दिस स्टिक टुगेदर एंड इट बिकम्स स्नोफ्लेक्स लाइक दिस। ये लेकिन अब ये ऐसे करके तो गिरती नहीं कि घूम घूम कर ये एक बिल्कुल चक्री की तरह ये गिर रहा हो। तो जब ये गिरती है एक्चुअली, तो वो होती है स्नोफॉल। बिल्कुल लाइट। ठीक है। फिर हेल स्टॉर्म। हेल को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं आम भाषा के अंदर, ओले। हेल्स आर चंक्स ऑफ आइस ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देख रहे हो, 2 सेंटीमीटर। बड़े साइज का ओला अगर किसी की खोपड़ी पे गिर जाए तो इंसान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म। हेल स्टोन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं ऑफ आइस दे फॉल डाउनवर्ड। दीज आर डिस्ट्रक्टिव एंड डेडेड फॉर्म्स ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेशन, मतलब सबसे विनाशकारी यही होता है सारी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। अच्छा, हेल स्टॉर्म और स्लीट स्टॉर्म में फ़र्क क्या हुआ? ये ज़्यादा बड़े या स्लीट ज़्यादा बड़ा? बताओ। हेल ज़्यादा बड़े। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो these are destructive and dreaded forms of solid precipitation because they destroy agriculture crops and human lives. ये होते हैं ओले। एक फैक्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, कोई भी थंडरस्टॉर्म विच इज एसोसिएटेड विद फॉल ऑफ हेल स्टोन्स इज नोन एज हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म जो होता है ये वन ऑफ द सबसे खतरनाक वेदर फिनोमेना होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बिकॉज इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। काफ़ी प्रभावित करता है, गाड़ियों वगैरह का भी काफ़ी नुकसान करता है। फिर हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार की रेनफॉल के बारे में। जो रेनफॉल है इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि सारी प्रेसिपिटेशन में से सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा आपको रेनफॉल ही देखने को मिलती है ना। अब होता क्या है, ऐसे एयर मासेस जो कि अपने साथ मॉइस्चर को कैरी कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, बादल बनाते हैं
और जब उन बादलों की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है वो उसकी वजह से होती है रेनफॉल। अब बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रेजिंग द एयर, मतलब जो हवा जो ऊपर जा रही है और कितनी नमी लेकर जा रही है, कितना मॉइस्चर लेकर जा रही है, कितने बड़े बादल बना रही है और बादलों के अंदर वो कैरिंग कैपेसिटी कब भरेगी, क्या होगी, तो हवा के ऊपर बढ़ने की बेसिस पर विद मॉइस्चर 3 तरह की रेनफॉल होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होती है फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल, और एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। हमने 7th क्लास और 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में सिर्फ जिक्र करा था हल्का सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको और अच्छे से समझाएगा एज कम्पेयर टू दोज एनसीईआरटी। कन्वेंशनल रेनफॉल, या इनका एक नाम होता है 4 o'clock रेनफॉल, ये इनका नेम है, पॉपुलर नेम। देखो, अर्थ का जो सरफेस होता है दिन के समय में वो काफ़ी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब हमें वैसे सोलर रेडिएशन नहीं बोलना चाहिए, आप भी जानते हो क्या होता है कि जब हीट को रिसीव कर रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सोलर इंसोलेशन। रेडिएशन तो क्योंकि बाहर जाएगा ना वो वापस। जब हवा जो होती है अर्थ के सरफेस के पास वो भी इस गर्म लैंड सरफेस के ऊपर से गुजर रही होती है तो वो भी हीट हो जाती है। और गर्म हवा अपने साथ कैसा प्रेशर लेकर चल रही है, लो प्रेशर, ठीक है। और हीटेड एयर की एक बात होती है, क्योंकि वो लाइट है तो इट राइजेस एंड एक्सपेंड्स। अब ये कैसे वर्क करता है, ये मान लो एक हवा है, ये किसी ऐसे लैंड से पास हो रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ऐसे लैंड सरफेस से पास हो रही है जिसने पूरे दिन हद से ज्यादा सूरज की गर्मी को सहा है, जिसकी वजह से ये लैंड सरफेस काफी ज्यादा आज गर्म है। अब उसी के चलते ये जो हवा है ये भी गर्म हो जाती है। जब ये गर्म होती है तो एक तो ये लाइट बन जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अभी हवा एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड देखो कैसे करेगी, अभी तक इसकी इतनी मोटी लेयर है, अभी और मोटी हो जाती है, फैल गई। ये चीज गर्म चीज क्योंकि अपने आप को फैलाने में सक्षम होती है। जैसे आप किसी भी चीज को हीट करते चलो करते चलो करते चलो, वो पिघलते पिघलते भी तो एक्सपेंड कर जाती है, फैल नहीं जाती इधर उधर। ऐसे ये हवा करती है। तो व्हेन एयर नियर द अर्थ सरफेस इट्स हीटेड, इट राइजेस बिकॉज ऑफ लाइटर वेट एंड इट एक्सपेंड्स। जब ये हीटिंग हो रही होती है, हवा लाइट हो रही होती है और वो फैल रही होती है, इसकी वजह से उस हवा में एक एयर करंट बनते हैं। अब ओशन करंट तो हम इनको बोलेंगे नहीं, पानी के अंदर तो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, हवा के अंदर हो रही है। तो इस
गर्माहट की वजह से लैंड की गर्मी जो कि हवा के ऊपर हावी हो गई, तो इसकी वजह से जो करंट्स बनते हैं उनको एक नाम दिया जाता है. दीज आर नोन एज कन्वेंशनल एयर करंट्स. दिस हीटिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इज नहीं इन द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशनल एयर करंट्स. अब क्या होता है, जब ये हवा जो है ऊपर की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ बहेगी, अपने आसपास के किसी एक वाटर बॉडी से होकर अगर ये गुजरती है, तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक ये हवा गर्म थी, लाइट थी, एक्सपेंड हो रही थी. एक्सपेंशन के बाद इसने अपने आप को श्रेया इतने एरिया से होते होते इतने एरिया में कन्वर्ट कर लिया, बड़ी हो गई काफी. वाटर बॉडी के ऊपर से जा रही है, अब किसी भी पानी के सोर्स के ऊपर से जा रही है, तो मॉइस्चर पिक करेगी. पानी के ऊपर से नहीं भी जा रही है तो हवा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे एरिया से पास हो जाए या ऐसे टाइम ड्यूरेशन से पास हो जाए जिसपे अब जो उसके नीचे का जो लैंड सरफेस है वो गर्म नहीं है, तो ये धीरे धीरे ठंडी होना शुरू करेगी ये वाली हवा. जब ये ठंडी होना शुरू करेगी, इसका कंडेंसेशन होता है, और ये फिर जितना भी मॉइस्चर के बाद होता है, जितने भी इससे बन पाता है, जितनी भी इसके अंदर क्षमता होती है, इट रिजल्ट्स इन कन्वेक्शन रेनफॉल. अब कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, इट अकर्स रेगुलरली इन द इक्वेटोरियल रीजन इन द इवनिंग्स. It is also experienced in tropical, subtropical and temperate regions in summer months and on warmer days. मतलब ये जो अक्सर जो बारिश हमें देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट बारिश, आज आपने क्या रीजन जाना, उसके पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर वो कैसी बारिश होती है, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है. अब आप समझ गए कि एकदम से कभी कभार कुछ जो बारिश होती है हल्की सी होते होते, थोड़ी देर के लिए होते होते, वो फिर एकदम से आसमान को दोबारा कैसे खोल देती है, दोबारा आसमान कैसे साफ हो जाता है, फिर बारिश नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जितने वो अपने साथ एक तरीके से मॉइस्चर को लेकर आ रही थी, वो उतनी ही क्षमता तो होगी उसकी, वो उसको गिरा सके. तो क्या हुआ यहां पर, सूरज की ये जो किरणें हैं, इसने हीट करा लैंड को, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ गई, वार्म एयर राइजेस एंड कूल्स. यहां पर फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई, और फिर अल्टीमेटली मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड है वो होल्ड नहीं कर पाया, कैरिंग कैपेसिटी गई उसकी, और फिर अल्टीमेटली वो क्या करता है, रेनफॉल करवाना शुरू करता है. जैसे जैसे ऊपर बड़ी ठंडी होती चलेगी ना, और आसपास का मॉइस्चर भी पिक करती चलेगी, ये चीज़ है. अब आप कहोगे ऊपर जा ही क्यों रही है, बिकॉज इसकी हीटिंग हो गई है, लाइट बन गई है, ये ऊपर जा रही है लाइट होने की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि गर्म है तो एक्सपेंड भी होती है. जब एक्सपेंड होती है उसके बाद गर्माहट इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते वैसे ही कम होने लग जाती है. गर्मी तो यहाँ थी ना श्रेया, लैंड सरफेस के ऊपर, क्यों गर्म इधर थी ना. अब जब वो उसकी वजह से ऊपर जा ही रही है, तो फिर किस बात की गर्माहट. हवा में जब वो ऊपर उठ ही रही है, फिर किस बात की गर्माहट, फिर तो वो गर्म लैंड सरफेस से काफी ऊपर उठ गई ना. अब आसपास के जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को कलेक्ट करते 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 ऊपर जाती जा रही है, और इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स के अंदर ये अपने मॉइस्चर को डिपॉजिट करती चल रही है. जब उन क्लाउड्स की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है, अल्टीमेटली फिर क्या होगा, बारिश होगी. इस प्रकार की बारिश को आप कहते हो
कन्वेक्शनल रेनफॉल या 4 o'clock रेनफॉल। फिर एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल। सबसे पहले मुझे बताओ एयर फ्रंट कैसे बनता है। वेरी गुड। वार्म एयर एक जगह पर है, कोल्ड एयर भी उसके पास है, और वो एक प्रकार की बाउंड्री होता है, याद है, सिर्फ एक बाउंड्री। तो वो होता है फ्रंट। इसको क्या कहते हैं, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल। देखो जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है ये कब होगी, इट अकर्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स। जब एयर मासेस जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं एंड दे मूव अपवर्ड, तो उसकी वजह से एक ना कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है जिसको आप कहते हो एडियाबैटिक कूलिंग इफेक्ट, या इसको कहा जाता है। आपको याद है जब आप पहाड़ के ऊपर बढ़ते रहते हो और ठंडक जो बढ़ती रहती है गर्मी होने की वजह, उसको मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नॉर्मल लैप्स रेट, याद है। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिनोमेना, जब एयर मासेस वार्म और कूल कन्वर्ज करते हैं और जब वो एयर मास का टुकड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो एक कूलिंग पैदा करता है। इसको कहा जाता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, पूरा लिख लो इसको, लैप्स रेट। जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है इट अकर्स इन ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट रीजन्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मास कन्वर्ज। मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, यहां पर देखो वार्म और कोल्ड एयर मास साथ में आ रहे हैं। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ऑन द बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मास, जिसको और जो उस बाउंड्री को वैसे भी हम क्या कहते हैं, एयर फ्रंट। अब क्योंकि वहां पर जो गर्म हवा है ठंडी हवा है दोनों अपने साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर लेकर आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो मॉइस्चर या जो पानी है वो बनता कैसा है, या इफेक्ट कैसा बनता है, कूलिंग इफेक्ट बनता है, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाता है, अगेन बादलों में पानी बढ़ता चल रहा है, बढ़ता चल रहा है, बढ़ता चल रहा है, वार्म एयर कोल्ड एयर के संगम से वो एयर ऊपर की तरफ जा रही है, वो जो एयर मास का टुकड़ा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं हम इसको। क्योंकि ये फिनोमेना होता कब है, साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन भी एक कन्वर्जेंस का पॉइंट बनता है ना, कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन का, तो वहां पर एयर जो होती है वो वार्म एयर और कोल्ड एयर टकराती है, कन्वर्ज करती है, तब जाकर वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जब वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, नीचे साइक्लोन तो अपना असर दिखा ही रहा है पानी का, तो वो मॉइस्चर तो बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एक बार के लिए वो बादल तो भर ही जाएगा। अब समझ गए कि साइक्लोन की वजह से बारिश कैसे होती है, जो कि आपको मैं बता रहा था ना, जैसे कल कि मरीन ड्राइव पे आप खड़े हुए हो, अगर आपको वहां पर जो छींटे लग रहे हैं पानी के, तो आप उसको बारिश थोड़ी ना कहोगे। अब यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से बारिश होती है जब भी साइक्लोन आता है, जैसे इसमें आप बता रहे थे ना कि 2 दिन पहले से वो आना शुरू हो जाता है, फिर 2 दिन बाद तक वो रहता है, तो उसके पीछे जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है कि जिन बादलों ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी को फुल करके जो बारिश करवाना शुरू करवाई, वो साइक्लोनिक रेनफॉल हुई, बिकॉज वो साइक्लोन के फिनोमेना की वजह से हुआ ऐसा। यानी कि साइक्लोन जब तेज गति से आना शुरू होगा पानी में, ओशन में, सीज में, उससे पहले श्रेया क्या बन चुका होगा, एक एयर फ्रंट बन चुका होगा, है ना, जो कि बार बार उस मॉइस्चर लेडन विंड्स को ऊपर की तरफ उठाएगा और बादलों के अंदर वो ठूसता चलेगा उस पानी को। फिर वो बादल कोस्टल रीजन के बगल में या फिर थोड़ा इनलैंड की तरफ आते हुए बारिश करवाएंगे, और साइक्लोनिक कंडीशन उस टाइम पर अपनी तेज गति पर होगी, फिर से वो वार्म एयर कोल्ड एयर वो मतलब कन्वर्ट करती चलेगी, वो ऊपर उठती चलेगी, वहां बादल अपने बार बार अपने आप को अनलोड कर रहा है, लेकिन दोबारा पीछे से और पानी आ रहा है, फिर वो अनलोड कर रहा है, दोबारा पीछे से पानी आ रहा है। इसलिए साइक्लोन की वजह से बारिश आने की प्रक्रिया ये होती है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि साइक्लोन तो सर समुद्र के अंदर आया हुआ है, ये बारिश कहां से हो रही है। बारिश इस वजह से होती है, फ्रंट एयर फ्रंट की वजह से होती है बारिश। और याद है साइक्लोन की आई बीच में लो प्रेशर कंडीशन होती है, वो कन्वर्जेंस पॉइंट होता है, वही ऊपर उठाता है। जो साइक्लोन की आई थी ना, यहीं इस पे दिखा देता हूँ, इसी चैप्टर में था,
यही अपने ऊपर से एक ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर, इसी को कन्वर्ट करवाता करवाता ये यहां पर बनाएगा एक बादल की कैरिंग कैपेसिटी को, कंडेंसेशन के रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ये बादल कैरी फॉरवर्ड होता होता जाएगा आगे की तरफ, और यहां पर मान लो कि कोई कोस्टल इलाका है या लैंड है, और वहां पर जाकर वो करवाएगा बारिश। समझ गए? ऐसे वर्क करता है ये। कोई दिक्कत? फिर हम बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, रिलीफ रेनफॉल। ये तो आप जानते ही हो, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, इसके बारे में तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। याद है ना वो पहाड़ से उठता हुआ जो एक एयर मास का टुकड़ा होता है, वो मॉइस्चर लेकर आएगा तो एक जगह पर बारिश करवाता है, दूसरी जगह तक जाते जाते उसका मॉइस्चर या कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ख़त्म ही हो जाती है ना, कुछ बचता ही नहीं है। तो माउंटेन की एक साइड हमेशा लश ग्रीन वेजिटेशन से भरी हुई होती है, दूसरी साइड सूखी होती है। मैंने बताया भी था ना कल की क्लास में कि याद रखना कि बड़े सारे माउंटेन्स की अगर एक साइड आपको सूखी देखने को मिल रही है तो दूसरी साइड जो होगी पक्का वो हो सकता है, मतलब देयर आर चांसेस कि वो लश ग्रीन हो। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ रेनफॉल। ये कैसे होता है? वेन एयर इज फोर्स टू राइज अगेंस्ट अ हाई माउंटेन, मतलब वो एयर नॉर्मली बढ़ रही थी लेकिन शेरा हुआ क्या, माउंटेन बैरियर आया ना तो उसके साथ साथ वो ऊपर उठ गया वो हवा का टुकड़ा। ठीक है, अब माउंटेन बैरियर्स लाइंग अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो दे फोर्सेस मॉइस्चर लेडन विंड्स या एयर टू राइज अलोंग द माउंटेन स्लो। यानी कि इसके साथ ही अब हवा यहाँ पर वेट तो करेगी नहीं कि माउंटेन टूटे उसके बाद मैं बाहर निकलूँ, या सारी हवा एक जगह कलेक्ट तो होगी नहीं, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द कूलिंग ऑफ एयर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड रेन। तो यहाँ पर वो मॉइस्चर लेकर आ रही थी अपने साथ हवा, यहाँ पर बादल श्रेया बनने नहीं थे गौरव, इसमें यहाँ पर बादल बनने नहीं थे, लेकिन ना चाहते हुए भी मतलब ऐसे करते करते बन जाते हैं, बिकॉज ये मॉइस्चर लेडन विंड्स अपने साथ ये मॉइस्चर लेकर आ रही है और वो ऊपर की तरफ उठ जा रही हैं पहाड़ की चोटी की वजह से या उसकी स्लोप की वजह से, बादल बन गए। अब वो जो बादल बन गए हैं फिर वो बारिश करवाते हैं। ठीक है, दिस रेनफॉल इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब दो जो साइड होती है, द साइड ऑफ द माउंटेन फेसिंग द विंड इज कॉल्ड द विंडवर्ड साइड एंड इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। इट इज कॉल्ड द रेनफेड रीजन ऑफ द माउंटेन। अदर साइड जहाँ पर हवा नहीं है और उन हवाओं के द्वारा पानी पहले गिर चुका है दूसरी साइड, इट इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड एंड इट रिसीव्स लेस रेनफॉल एंड इट बिकम्स रेन शैडो रीजन। जो मॉस सिंड्रोम है, इट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एज इट इज लोकेटेड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द पूर्वांचल हिल्स, वेयर एज शिलोंग लाइज ऑन द लीवर्ड साइड एंड दस रिसीव लेस रेनफॉल। यही सेम केस है मुंबई और पुणे के साथ। ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है हमेशा? कौन परेशान होता है महाराष्ट्र में? मुंबई वाले। पता है ना आपको, पानी भर जाता है हर साल मुंबई में। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एटमॉस्फेयर का, बिकॉज इट इफेक्ट्स बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। किस अमाउंट का कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है इट इज हाई व्हेन इट हैज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की, मतलब एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब वो 100% होती है, एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, मतलब वो भर चुकी है अब, तो सैचुरेटेड एयर विल नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर वाटर वेपर, और वो फिर क्या करवा सकती है एक तरीके से, कैसा बोल सकता हूं मैं यहाँ पर ये वर्ड श्रेया, ड्रिजल है ना। टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, मतलब कैरिंग कैपेसिटी फुल। एंड ह्यूमिडिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की, इट इज मेजर्ड बाय वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइग्रोमीटर। ये हमने पढ़ा था एक क्लास में।
और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेजेस में एक्सप्रेस होती है। ये वाली बात अगर आपको ना भी याद हो कुछ चलेगा, कोई बात नहीं, छोटा सा मतलब ह्यूमिडिटी का एक टॉपिक था। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है, और क्लाइमेटोलॉजी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही नहीं है कि यूपीएससी क्यों इसी को ही टारगेट करता है हमेशा मेंस के अंदर या अब जो फिल्म्स के अंदर। और वैसे तो यूपीएससी ने ज्योग्राफी को बिल्कुल साइड कर दिया है पिछले 6 साल से, इनफैक्ट 7 साल से। लेकिन जितने भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से ही आ रहे हैं 99%। और जिस दिन रिवर्ट बैक करा यूपीएससी में, एक अगर डिसाइडिंग फैक्टर कभी कभार एक सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे किसी साल पॉलिटी हावी हो जाता है, किसी साल इकोनॉमिक्स हावी हो जाता है, ज्योग्राफी बहुत जल्द हावी होने वाला है दोबारा, कि जब वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर चाहिए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी प्रायोरिटी को बनाओ। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर कमांड बनाओ, फिर ओशनोग्राफी के ऊपर, और लिथोस्फीयर तो सबको समझ में आ ही जाता है, माउंटेन्स वगैरह ये सब लोकेशंस वगैरह वो ठीक है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस तो इसी से ही बनता है, क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है, जनरली। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने 9th क्लास के तमिलनाडु की बुक से चैप्टर अपना कंप्लीट करा, चैप्टर 3 एटमॉस्फियर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।